चलो, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से अपने को पढ़ना है सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है असेसमेंट ऑफ कंपनी, LLP एंड नॉन रेजिडेंट। दिस पोर्शन इज एब्सोल्युटली न्यू फॉर यू। बाकी LLP एंड नॉन रेजिडेंट आप काफी चीजें पढ़ चुके हो, उसी बेस पे पढ़ना है। सो लास्ट 2 चैप्टर में इतना आपको इशू नहीं आएगा, लास्ट 2 टॉपिक्स में इसमें थोड़ी नई चीजें आपको समझना पड़ेगा। चलो, अभी असेसमेंट ऑफ कंपनी में देखो हेडिंग क्या है, असेसमेंट ऑफ कंपनी। तो विच कंपनी, ये अपने को सबसे पहले पढ़ना है। तो अपन ने इनकम टैक्स में पढ़ा कि 2 तरह के कंपनीज है, एक डोमेस्टिक कंपनी एंड एक फॉरेन। कंपनी लॉ में बहुत कंपनीज है, बट इनकम टैक्स में 2 ही बाइफर्केशन है, आइदर डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। तो मैंने यहाँ पे पहले डेफिनेशन ऑफ कंपनी दिया है, जो मेरे एग्जाम में कोई नहीं पूछता। ओके, तो ये आपको पढ़ना है, आप उसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अच्छा, इंडियन कंपनी का मतलब क्या आपको पता है? बोलो। विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। तो ये आप ऑलरेडी कंपनी लॉ में पढ़ चुके हो, आप चैंपियन लोग हो, मेरे को आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं। और मेरे सब्जेक्ट में क्वेश्चंस नहीं आते, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, तो मीनिंग ऑफ कंपनी, क्लासेस ऑफ कंपनी, ये आपको पढ़ना है। और फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे सब्जेक्ट के लिए आपने स्किप किया तो भी चलने वाला है, क्योंकि नो वन इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन इन द एग्जाम कि व्हाट इज कंपनी एट दिस लेवल। तो उसमें नंबर 1 लिख के रखना है। 1 का मतलब है 1 टाइम रीड। मैं जहां जहां पे 1 लिख के दूंगा ना, इसका मतलब है एक बार पढ़ के आप छोड़ सकते हो, क्योंकि अपना सिलेबस बहुत बड़ा है। तो जहां पे मैं 200% श्योर हूं कि इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, उतना समय मैं आपको बचा दूंगा, जितना पॉसिबल उतना। यहां से पढ़ना है, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ये भी आपने पढ़ा है, बट फिर भी इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। जिनको सैलरी याद है, उसमें अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट था सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। इवन पीजीपीपी में अपन ने पढ़ा था सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो 2 तरह के, करेक्ट, 2 तरह के इंटरेस्ट होते हैं। एक, लेट्स से अभी यहां पे अपन पढ़ रहे हैं असेसमेंट ऑफ कंपनी, है ना। तो अगर आपका किसी कंपनी में 20% या उससे ज्यादा स्टेक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो अ पर्सन हु हैज बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर्स नॉट बीइंग शेयर्स एंटाइटल्ड टू फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड वेदर विद और विदाउट राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट कैरिंग नॉट लेस देन 20% वोटिंग पावर। अभी ये उसको अपन डीप में जाके पढ़ेंगे। तो बेसिक क्या उन्होंने बोला है कि अगर आपके पास उस कंपनी के कितने शेयर्स है, 20% अगर शेयर्स है, कितने शेयर्स है? 20% शेयर्स है। ओके, अच्छा, ये 20% पूरे साल नहीं हो तो भी चलेगा। पॉइंट नंबर 1, एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर बोला है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, इस 12 महीने में अगर एक दिन भी अगर आपके पास 20% शेयर्स होते हैं, नेक्स्ट डे आपने बेच दिए, तो भी पूरे साल के लिए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट काउंट किया जाएगा। ये पहला पॉइंट सबको क्लियर है? अभी कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड है जो मैं आपको पूछने वाला हूं। कैन समवन डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेनिफिशियल ओनर? नहीं, अच्छा ठीक है। आई थिंक आपका अंडरस्टैंडिंग कंपनी लॉ के हिसाब से होगा। मैं बताता हूं हाउ टू डिफाइन बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। लेट्स से एग्जांपल ऑफ साक्षी। साक्षी के पास एज्यूम करो किसी कंपनी के 12% शेयर्स उसने खुद परचेस किए हैं, एंड उसके डैड या उसके किसी रिश्तेदार के उस कंपनी में 10% शेयर्स है, जिन्होंने उसको गिफ्ट कर दिए। नो, एज फार एज 10% इज कंसर्न, शी इज अ बेनिफिशियल ओनर। 12% उसने खुद खरीदे हैं एंड उसको 10% किसी और से मिल गए, तो टोटल कितना हो गया? 22। दैट इज बेनिफिशियल, मतलब जिसका साक्षी को फायदा होगा। तो जो शेयर साक्षी ने खुद परचेस किया उसका तो फायदा होगा ही, एंड जो उसको किसी ने गिफ्ट किया है वो उसके लिए क्या, वो बेनिफिशियल है। तो हम बोलते हैं ना, बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या है? जो रियल ओनर नहीं है बट बेनिफिट उसको मिल रहा है। जो रियल ओनर नहीं है बट उसको बेनिफिट मिल रहा है। तो साक्षी को जो 10% शेयर्स गिफ्ट मिले हैं, शी हैज नॉट पेड द अमाउंट इज पेड बाय समवन एल्स, बट द हु इज गोइंग टू एंजॉय द बेनिफिट्स? साक्षी। तो उसको बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर। तो उसने जो खुद परचेस किए प्लस उसको किसी ने गिफ्ट दिया है, ये दोनों मिला के भी अगर 20% उससे ज्यादा है, तो उसको क्या माना जाता है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब माना जाता है।
टोटल 20%, सब मिला के बेनिफिशियल में सब आ गया. ओके, ना नॉट बीइंग शेयर्स एंटाइटल टू फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब इसमें प्रेफरेंस का काउंट नहीं करना है. 20% इज ओनली इक्विटी, क्योंकि वोटिंग पावर किसको रहता है? प्रेफरेंस को रहता है क्या? वोटिंग पावर नहीं रहता है. हाँ, तो 20% जो है फिक्स रेट ऑफ, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को हटाओ. तो साक्षी के पास उस कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स भी है, उसको हटाओ. इक्विटी जो उसने खुद परचेस किया या किसी ने उसको गिफ्ट दिया है, वो दोनों का टोटल पूरे साल में एक बार भी 20% या उससे ज्यादा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा. हाँ, तो भी चलेगा ना, तो तुम हो ही. हाँ, मतलब उसका कहने के सब मैंने पूरा 20% मैंने खुद खरीदा है, तो हो ही. अच्छा, अभी मैं क्या पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना. मैंने जो अभी हाईलाइट किया है, ओके, अभी आप सब लोग आंसर दो. यस, प्रतीक बराबर है तुमने जो लिखा है. सौम्य आपने बराबर लिखा है ना. ध्यान से सुनना, मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं, घाई मत करना, सोच के आंसर देना. साक्षी के पास एग्जैक्टली 20% शेयर्स है, तो उसने आपको क्वेश्चन पूछा है कि बताओ मेरे पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट है या नहीं. एग्जैक्टली डॉट 20% है. हाँ, क्योंकि क्या बोला है? नॉट लेस देन 20. तो 20 होगा तो भी है, एंड 20 से ऊपर होगा तो भी है. 19.8 है तो नहीं होगा, है ना. सो इट्स नॉट एक्सीडिंग 20. वर्डिंग पढ़ो, लॉ में ऐसे लिखा है कि एक्सीडिंग 20. नॉट लेस देन नहीं चलेगा, मतलब 20 है तो भी है, एंड 20 से ज्यादा है तो भी है. ठीक है. एंड दिस नीड नॉट बी हेल्ड थ्रू आउट द ईयर, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया. और उसके पास एक दिन के लिए भी 20% शेयर्स होते हैं, तो भी वो क्या माने जाएंगे? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा. ओके, ये हो गया कंपनी के लिए. एंड नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो. अच्छा, एक चीज बताता हूं. वेन एवर आई से कॉर्पोरेट एंटिटी, इट मीन्स कंपनी एसएसी. एंड नॉन कॉर्पोरेट मतलब अपन सब लोग. तो मैं कौन हूं? एम आई कॉर्पोरेट एसएसी या नॉन कॉर्पोरेट? आप सब भी क्या है? ध्यान से सुनो. अभी आपके पास लेट्स से आपने एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म किया है, जैसे इन दोनों ने फर्म फॉर्म किया है ना, रोहित एंड हर्षवर्धन, सॉरी बराबर ना. हाँ, शुभम, सॉरी. हाँ, रोहित. हाँ, तो शुभम एंड हर्षवर्धन ने पार्टनरशिप फॉर्म किया है. दे आर इक्वल पार्टनर्स, मतलब दोनों के पास कितना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 50-50%. तो इन दोनों को भी क्या बोला जाएगा कि आपका उस फॉर्म में क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है. ओके, एंड जहां जहां पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के लिए इनकम टैक्स के स्पेशल प्रोविजन है, वो इन दोनों के लिए भी क्या होगा? अप्लाई होगा. साक्षी के लिए भी होगा और इन दोनों के लिए भी होगा. तो ये कॉन्सेप्ट खाली कॉर्पोरेट के लिए नहीं है, ये सब जगह पे, मतलब इट इज एप्लीकेबल टू नॉन कॉर्पोरेट. अब ये बोलेंगे आपने ये तो बता दिया सर, लेकिन इसका इनकम टैक्स में यूज कहां पे करना है? वो तो मेन चीज है ना. तो मैंने यहाँ पे आपको उसका लिस्ट भी दिया है. तो गाइस 4 जगह पे, ये आप एग्जीक्यूटिव में सब लोग पढ़ चुके हैं, 4 जगह पे इस कॉन्सेप्ट का अपन यूज करते हैं. पहला डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट है, अपन पढ़ने वाले, अपने को है डिविडेंड कंपनी, है ना. सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट है, तो वहां पे अप्लाई होता है. देन 17(2) अभी मैंने कहा था ना, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, वहां पे यूज होगा सैलरी में. तीसरा सेक्शन 48(2), सेक्शन 42 में क्या बोला है कि आप अगर रिलेटिव को एक्स्ट्रा पैसा देते हो या जिसके पास सबसे इंटरेस्ट है उसको अगर एक्स्ट्रा पैसा देते हो तो वो डिस अलाउ होगा. 48(3). एंड 4th क्लबिंग. तो ये 4 सेक्शन में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है. इसमें से आपको सिलेबस में खाली ए पार्ट है. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में 4 सेक्शन में यूज होता है, बट अपना फोकस पार्ट ए पे होगा, क्योंकि बी सी डी अपने को सिलेबस में एज सच नहीं है. तो मैंने आपको दोनों बता दिया, कॉन्सेप्ट का मतलब और उसका एप्लीकेशन. 2 मार्क के लिए थ्योरी क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. जब आप स्कैनर लेके आओगे मैं आपको थ्योरी क्वेश्चंस भी दूंगा, ठीक है, जो आपको होमवर्क के लिए लिखना है. ऑनलाइन कैन आई गो हेड, एनी क्वेश्चन? सौम्या, प्रतीक, रितिका. अगेन आईएमपी मार्क करो. ये डिस्टिंग्विश बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी. क्लियर है ना महक? ओके, ग्रेट. आइए, इंपॉर्टेंट है. डोमेस्टिक कंपनी में क्या इंक्लूड है देखो. इट्स एन इंडियन कंपनी. इंडियन कंपनी क्या आप होता है? आप चैंपियन, आप कंपनी लॉ पढ़ चुके हो, आपको मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है. सो यू नो
एंड एनी अदर कंपनी, मतलब अदर देन इंडियन कंपनी, कोई और कंपनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम लायबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, मतलब कोई और कंपनी है लेकिन वो इनकम टैक्स इंडिया में भर रही है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एंड हैज मेड प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट विद इन इंडिया ऑफ द डिविडेंड, जो डिविडेंड भी इंडिया में देने वाला है इंक्लूडिंग प्रेफरेंस आउट ऑफ सच इनकम, इसको डोमेस्टिक कंपनी माना जाएगा। अभी मैं पार्ट भी आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये अपने काफी बार पढ़ा रहेगा, बट देखो आपको उसका अंडरस्टैंडिंग है कैसा है। ए तो सिंपल है, ए में आई डोंट थिंक यू नीड माई हेल्प। बी इट्स स्लाइटली ट्रिकी। BMW इंडिया इस जर्मन बेस्ड कंपनी है ना, तो BMW को जो इंडिया में प्रॉफिट होगा उसका टैक्स फॉरेन कंपनी को 40% है ना। उन्होंने यहाँ पे इंकॉर्पोरेशन तो नहीं किया, आपको पता ही है, तो उनके इनकम पे वो इंडिया में कितने देंगे टैक्स, 40%। लेकिन अगर वो डिविडेंड भी इंडिया में डिक्लेयर करने को रेडी है तो उनको डोमेस्टिक कंपनी का दर्जा मिलेगा। नहीं, अच्छा उससे क्या फर्क होगा, अरे डोमेस्टिक कंपनी का उनको दर्जा मिल गया तो टैक्स रेट 30% हो जाएगा, आप समझो बात को। बट ये लोग डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करते क्योंकि उनके शोल्डर कहाँ पे, वहां पे। अच्छा, इंडिया में जो BMW आई है वो 100% सब्सिडरी है। दीज आर फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनीज। जितने भी इंडिया में फॉरेन कंपनीज है, सैमसंग, LG, होंडा, टोयोटो, इंडिया में 1 रुपया नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि वो बहुत कैश रिच कंपनी है और उनका करेंसी अपने से बहुत हायर है। उनका 50 रुपया मतलब अपना, उनका 1 रुपया अपना 50 रुपया है, सो दे गेट मनी इन करेंसी। एंड इंडिया में उनके लोग पीनट्स है। जैसे अगर आप बाली घूमने गए है ना, तो बाली में करेंसी ऐसे है, मतलब बाली में हमने ब्रेकफास्ट किया तो बिल 3 लाख रुपया हुआ था, वो अपना 1 रुपया मतलब वहां का 200 रुपया है। वहां पे मतलब अपने करोड़ों में अपन खर्च करके आते हैं उनके करेंसी में। हाँ, मतलब वो हमने जो होटल का रूम लिया था उसका रेंट पर डे 9 लाख रुपए था, इंडियन करेंसी में 10-15 हजार रहेगा, मैं बता रहा हूँ। उनका करेंसी वो अपना 1 रुपया, उनका 300 रुपया, ऐसा कुछ तो भी है। तो उधर आप जाएंगे तो ऐसे बिल लाखों में थे। ब्रेकफास्ट किया 2 लाख रुपए बिल, आदमी हार्ट अटैक। हाँ, बट इंस्टाग्राम डालने के लिए भारी है कि टुडेज ब्रेकफास्ट बिल 2 लाख रुपया। अंबानी आपके घर पे आके, बहुत बड़ा आदमी, 2 लाख रुपया ब्रेकफास्ट पे खर्च कर रहा है और उसको पता नहीं कि हम बाली में हैं। होटल का नाम, एड्रेस हाइड कर देने का है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू बिकम फेमस। क्या करेंगे अभी, हाँ बस जो इंपॉर्टेंट है भाई, हाँ क्या करेंगे उसका, हाँ वो भी है। तो ये समझा आपको। तो फॉरेन कंपनीज यहाँ पे टैक्स देते बट डिविडेंड नहीं देते, तो उनके लिए टैक्स रेट क्या रहेगा, 40%, क्योंकि इनको अपने पैसे की जरूरत नहीं है। देखना BMW तो महाराष्ट्र में 25 साल से, मर्सिडीज साकन में उनका प्लांट है, 25 साल से पुणे में है, पर उनको अपने पैसे की जरूरत नहीं है। 100% सब्सिडीज, 100% ओनली ऑन सब्सिडीज है, तो 1 रुपया इंडिया में डिविडेंड नहीं देते। हाँ, मारुति सुजुकी अलग है, वो टाइप हुआ था इसलिए उन्होंने, सुजुकी ने मारुति में इन्वेस्ट किया था, वो अलग है। बट BMW खुद का प्लांट पूरा उन्होंने खुद खड़ा किया, 1 रुपया किसी से उन्होंने नहीं लिया, बिकॉज दिस आर वेरी बिग कंपनी। सैमसंग, LG, सोनी, सब इतने बड़े ब्रांड्स हैं, इनको अपने पैसे की जरूरत। कार में क्या, टाटा मोटर्स छोड़ दो और मारुति छोड़ दो, बाकी सब क्या है, हुंडई, बहुत बड़ी कंपनी हुंडई। हुंडई का एक्चुअल बिजनेस शिप मेकिंग का है, बहुत बड़ी कंपनी हुंडई, उनके लिए कार बनाने का स्क्रैप बनाना है, वेरी बिग कंपनी हुंडई, साउथ कोरिया की, साउथ कोरिया। ये थोड़ी इंडिया में उन्होंने शेयर्स दिए, इसलिए वो टैक्स भरते पर डिविडेंड इंडिया में डिक्लेयर नहीं करते, तो वो कहां पे जाएंगे, फॉरेन कंपनी में। तो हुई इज फॉरेन कंपनी, वेरी सिंपल, जो डोमेस्टिक नहीं हो, फॉरेन, ठीक है। यस, नाउ व्हाट इज द टैक्स रेट, आपको पता है 30%, यहाँ पे 40%। सरचार्ज 1 से 10 करोड़ है तो 7%, एंड 10 करोड़ के ऊपर है तो 12%। इनके लिए 1 से 10 करोड़ 2%, 10 करोड़ के ऊपर 5% सरचार्ज। इनका इनकम टैक्स रेट ज्यादा है इसलिए उनको सरचार्ज कम रखा है। अपना इनकम टैक्स रेट कम है इसलिए अपने को सरचार्ज कंपेयर टू देम इट्स मोर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। 1/4/2020 के पहले
जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती थी तो कंपनी को डिविडेंड टैक्स देना पड़ता था, बट अभी डीडीटी एप्लीकेबल नहीं है, तो कौन टैक्स देगा? शेयरहोल्डर। एंड फॉरेन कंपनी के लिए तो कॉन्सेप्ट ही एप्लीकेबल नहीं डीडी, क्योंकि ये इंडिया में डिविडेंड डिक्लेयर करते नहीं है। तो बीएमडब्ल्यू कहां पे करेगा डिविडेंड डिक्लेयर? जर्मनी में, जहां पे उनके शेयर होल्डर है। यहां पे क्यों करेंगे? अच्छा, एंड डिविडेंड किसके हाथ में टैक्सेबल है? शेयर होल्डर से, है ना। तो फॉरेन कंपनी हो या डोमेस्टिक, जैसे आपको किसी बाहर की कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा बताओ, इंडिया के बाहर की कंपनी में अगर अपने को इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या लेना पड़ता है? जीडीआर कुछ पढ़ा आपने? हाँ, तो उसके थ्रू आपने इन्वेस्ट किया है, तो वो जो डिविडेंड आपको मिलेगा वो भी आपके हाथ में क्या है? टैक्सेबल है। तो डिविडेंड आपको डोमेस्टिक कंपनी से मिले या फॉरेन कंपनी, दोनों अपने हाथ में टैक्सेबल है। तो ये कभी कभी 2 मार्क के लिए आ जाता है। एनी क्वेश्चन? ये भी शायद आपने पढ़ा रहेगा कि नहीं, है ना? यस। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसका और एक नाम है कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सीडीटी और डीडीटी। ये मैं इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, आगे पॉइंट वापस आने वाला है। चलो, ये भी टेबल आपने कंफर्म पढ़ा है। रेसिडेंट स्टेटस ऑफ कंपनी एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स कम्स टू परफेक्ट। अच्छा, पहला क्वेश्चन आप सबके लिए, ये मैं आपको कंफर्म पूछ सकता हूं कि व्हाई टू डिटरमाइन रेसिडेंट स्टेटस। रेसिडेंट स्टेटस फाइंड आउट क्यों करना है? क्योंकि आप सबने पढ़ा है, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। करेक्ट, टू डिसाइड टैक्स लायबिलिटी। रेसिडेंट स्टेटस से डिसाइड पता चलता है कि मैं कौन से इनकम में इंडिया में टैक्स दूंगा, कौन से इनकम में इंडिया के बाहर टैक्स दूंगा। ठीक है, तो कंपनी का रेसिडेंट स्टेटस मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, ध्यान से सुनना। इसका मैं नंबरिंग कर रहा हूं 1, 2 एंड 3। ठीक है, इंडियन कंपनी अगर है, अच्छा एक मिनट, पहले आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, कंपनी के लिए क्राइटेरिया है POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, वो भी अपने को पढ़ना है, वो एंड में है, लास्ट इस चैप्टर के एंड में है। तो वो पूरा एग्जीक्यूटिव का रिवीजन ही है, बस थोड़ा मैं एडवांस स्केल पे पढ़ाऊंगा, जो मैं एग्जीक्यूटिव में चीजें नहीं पढ़ाता हूं वो आपको नहीं बता दूंगा, नहीं तो आपको फर्क नहीं समझ में आएगा कि हम कौन से क्लास में बैठे हैं। ओके, सो इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट, तो उसका पोएम इंडिया में हो या इंडिया के बाहर, फॉर इंडियन कंपनी अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर फॉरेन कंपनी यस, अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। तो फॉरेन कंपनी जिनका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 50 करोड़ या उससे कम है, एग्जैक्टली 50 या उससे कम है, उनको भी बाय डिफॉल्ट नॉन रेसिडेंट माना गया है। तो अपने को जो रेसिडेंट स्टेटस पढ़ना है फॉर कंपनी एसएससी, ये उन्हीं कंपनी के लिए पढ़ना है जो फॉरेन कंपनी जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से, एंड वहीं पे POEM अप्लाई होता है। तो अभी जो अपने 2 मिनट पहले डिस्कशन किया POEM, क्लैरिटी आ गया। ये टाटा मोटर्स के लिए पढ़ना है क्या? नहीं, बिकॉज टाटा मोटर्स इज ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया। इज दिस एप्लीकेबल फॉर फॉरेन कंपनी हुज टर्नओवर इज बिलो 50 लाख? नो, उनको बाय डिफॉल्ट क्या माना है? हाँ, तो ये जो अपन ने पोएम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो अपने को कौन से कंपनी के लिए अप्लाई करना है बताओ, पहले बताओ, इंडियन या फॉरेन? फॉरेन कंपनी हुज टर्नओवर इज मोर देन 50 करोड़। तो ये पोएम का मैं जो भी आगे डिस्कशन करूंगा इट विल बी ऑब्वियसली फॉर BMW। BMW टर्न होगा क्या 50 करोड़ से? आता आराम से होगा, फिर आराम से होगा, तो उनके लिए पढ़ना है। ठीक है, ऑनलाइन एनी क्वेश्चन? यहां तक क्लियर है पहला टेबल? तो फर्स्ट एंड सेकंड का स्टेटस बाय डिफॉल्ट है अपना पूरा, जब मैं पोएम पढ़ाऊंगा इट विल बी फॉर पॉइंट नंबर 3 फॉरेन कंपनीज के लिए। ठीक है, गेट। अच्छा, अभी इसके आगे सर क्या फर्क पड़ेगा? अगर पोएम इंडिया में है, पोएम अगर इंडिया में है तो कंपनी को क्या माना जाएगा? रेसिडेंट। एंड अगर कंपनी रेसिडेंट है तो इंडियन इनकम हो या फॉरेन इनकम, इंडिया में क्या होगा? टैक्सेबल होगा, है ना। ओके, नाउ इसमें एक चैलेंज है। लेट्स से BMW इंडिया बिकम्स इंडियन कंपनी, मतलब उसका रेसिडेंट स्टेटस पोएम इंडिया में आ गया, तो इंडिया में रेसिडेंट बन गए, तो उनका बाहर का इनकम प्लस यहां पे क्या होगा? टैक्सेबल होगा। अब ऐसा हो सकता है कि उस कंट्री के भी कुछ लॉ रहेंगे, उसके हिसाब से वो इनकम वहां पे भी टैक्सेबल हो सकता है। तो बिकॉज हर एक कंट्री के लॉ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो एज पर देयर लॉ दैट इनकम इज गेटिंग टैक्स देयर ऑल्सो,
एंड हियर ऑल्सो. सो इन दैट केस देयर इज अ डबल टैक्सेशन हैपनिंग. इसलिए अपने को टॉपिक नंबर 4 में दिया है यस कि डबल टैक्सेशन कैसे हटाना है. ये मैं आपको टॉपिक 4 में पढ़ाऊंगा, है ना. 4 या 5 में दिया है मैंने वो, है ना. इंडेक्स में 4 या 5 में टॉपिक है. उसके बाद कौन सा और, हाँ टैक्स रेडी. क्या टॉपिक है? 5 है. हाँ तो टैक्स रेडी करके चैप्टर 5 है. तो वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू गिव रिलीफ, क्योंकि गलत हो रहा है कि नहीं फिर. हाँ, और वो कंपनी की कुछ गलती नहीं है, हर एक कंट्री के नॉर्म्स रूल्स क्या है अलग अलग है. तो दो बार थोड़े टैक्स भरेंगे. तो जहां पे डबल टैक्स होगा वहां पे आपको रिलीफ मिलेगा. वो टॉपिक 5 में अपन पढ़ने वाले हैं. एंड इफ यू आर नॉन रेसिडेंट देन इट्स वेरी इजी. खाली उनको इंडियन इनकम पे इंडिया में टैक्स देना है, फॉरेन इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं देना है. तो उसमें रिलीफ मिलेगा क्या? नहीं. रिलीफ कब मिलता है? जब आप रेसिडेंट हो. ध्यान से सुनना. नॉन रेसिडेंट को रिलीफ मिलेगा क्या? बताओ. उनका फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा क्या? नहीं होगा. तो रिलीफ इज ऑलवेज गिवन टू रेसिडेंट ओनली, क्योंकि ओनली फॉर देम सेम इनकम इज गेटिंग टैक्स ट्वाइस. ओके नाउ आगे बढ़ते हैं. नाउ मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ मैं आपको अभी बेसिक्स पढ़ा रहा हूं. मैं चैप्टर में एंट्री कल करूंगा. आज मैं आपको बस टैक्स रेट पढ़ा रहा हूं कि कंपनी के लिए क्या क्या टैक्स रेट्स एप्लीकेबल है. ठीक है. सो आज का लेक्चर अपना बेसिक है. कल जो मेन चीज पढ़ानी है वो कल से, या आज टाइम मिला तो आज से देखते हैं अपन कहां तक पहुंचते. इसमें काफी चीजें आप पढ़ चुके हो आज जो मैं पढ़ा रहा हूं. नाउ डोमेस्टिक कंपनी के लिए क्या क्या टैक्स रेट्स है. जिन कंपनी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर 2021 का 400 करोड़ या उससे कम है, 2021 का, ध्यान से सुनना, वो इस साल का जो इनकम है, मतलब अपना जो प्रीवियस ईयर अपना क्या है 22-23 है. अपने लिए फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल है? फाइनेंस एक्ट 22. अपने लिए एप्लीकेबल है फाइनेंस एक्ट 22. अपना प्रीवियस ईयर है 22-23. अपना असेसमेंट ईयर है. हाँ क्योंकि अपना एग्जाम जो है या तो जून 23 में है. हाँ नहीं, ये जो लाइव वर्चुअल बैच वो तो दिसंबर का मेरा बैच खत्म हो गया ना लास्ट. ये बैच जून वालों, ये आपको अमेंडेड है ना. ये 100% नोट्स के अमेंडेड है. दिसंबर में कंबाइन नहीं पढ़ा सकता क्योंकि उनको मैं एक्ट 22 पढ़ा रहा हूँ तुमको, और उनको 21 एक्ट एप्लीकेबल है. तो दिसंबर का बैच मेरा जस्ट अभी 22 अगस्त को खत्म हुआ है. हो गया सिलेब, होगा ना अगले साल. बट अपना जो बैच किसके लिए नहीं, बट ये वो पास हो जाएंगे ना. ऐसे क्यों सोच रहे फेल होंगे? बी पॉजिटिव. 21. ठीक है. सो ध्यान में रखना, जिस साल में आपका एग्जाम है वो आपके लिए असेसमेंट ईयर होता है. तो अपना एग्जाम या तो जून 23 में या तो दिसंबर 23 है. तो अपने लिए असेसमेंट ईयर 23-24 है. ठीक है. तो इस साल में जो आपने इनकम अर्न किया 22-23 में, तो इसलिए मैंने असेसमेंट ईयर क्या लिखा है, समझा आपको? हाँ तो सुनो सर, टर्नओवर 20-21 का देखना है और टैक्स आज देना है 25%. 25% कौन से इनकम पे? जो इस साल तुमने इनकम अर्न किया है. उस साल के इनकम पे आज टैक्स नहीं देंगे, वो तो ऑलरेडी इट मस्ट हैव बीन टैक्स अर्लियर ओनली. टर्नओवर 20-21 का है, लेकिन इनकम कौन सी ईयर करेगा? 22-23 का. समझ में आ गया? तो ये स्मॉल कंपनीज को गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है. बेसिकली जब 2014 में एनडीए की सरकार आई तो उन्होंने कॉर्पोरेट को कमिटमेंट दिया था कि आप हमको जीत के लेके आओ, हम आपको कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम करेंगे. तो उस बेसिस पे काफी लोगों ने एनडीए को वोटिंग किया था. काफी कॉर्पोरेट्स ने अपील की थी कि एनडीए को वोट करो. तो एनडीए गवर्नमेंट होशियार निकला, उन्हें टैक्स रेट कम कर दी, 30 का 25 कर दिया. बट उन्हीं कंपनीज की किया जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से कम है. तो उसका टाटा को कुछ भी फायदा नहीं हुआ. टाटा को टाटा किया, बोले कैसे फंसा तेरे को. एंड एक बार फिर रूलिंग पार्टी में आ गई तो फिर कंपनी उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती है ना. तो ये उसके लिए वो कम हुआ है. मतलब बाकी इसका कोई लॉजिक नहीं है. 2014 में मोदी जी ने कमिटमेंट दिया था कॉर्पोरेट सेक्टर को, तो 2014 के बाद ये रेट कम हुए. अच्छा और भी कम हुए, 22 भी हुआ है, 15 भी हुआ है. मैं आज आपको सब पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि जब एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो क्या क्या रेट्स कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, उसके हिसाब से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं. जस्ट एक मिनट ना. अदरवाइज 30% है. सरचार्ज के रेट में और सेस में कुछ बदलाव नहीं है, वो एज इट इज है. बोलो किसको डाउट था? बोलो.
यस, हाँ होगा ना। से उसमें कैसा है, मैं उस पर अपन पढ़ना है वो सेक्शन, उसके कंडीशन है। डायरेक्टली 25% नहीं, आपको कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे, वो मैं कंडीशन पढ़ाने वाला हूँ। अभी बस एक टेबल दिया है, तो मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। उसका क्वेश्चन ये है कि टर्नओवर 20-21 का तो है हमारा 400 करोड़ के अंदर, बट इस साल और कुछ कंडीशन है क्या? क्या इस साल का टर्नओवर 800 करोड़ है तो होगा नहीं, तो उसके कंडीशन हम पढ़ेंगे आगे। अच्छा, ये अल्टरनेट टैक्स रिजिम क्या है, ये अपने को अभी मैं नीचे पढ़ाने वाला हूँ, ये यहाँ पे दिया है मैंने। हाँ उसमें भी था, एग्जिट में था। चलो नाउ ये आईएमपी लिखो, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, थियोरेटिकली आता है, डिस्टिंग्विश आता है, इंपॉर्टेंट है। स्पेशल प्रोविजन ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये जो अपन टेबल पढ़ रहे हैं, इट्स नॉट फॉर BMW, दिस इज प्योरली फॉर डोमेस्टिक कंपनीज, दिस प्योरली फॉर डोमेस्टिक कंपनीज। गवर्नमेंट ने और रिलैक्सेशन दिया है ना, देखो क्या दिया है, 115 BAB एंड BAA एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड एनी डोमेस्टिक। दोनों में फर्क क्या है, यहां पे ट्रेडिंग कंपनी होगा तो भी चलेगा, बट वो डोमेस्टिक कंपनी होना चाहिए। एंड वहां पे मतलब टाटा मोटर्स के लिए हो सकता है, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं, कंडीशन बहुत सारे हैं। देखो टैक्स रेट यहाँ पे 15 और यहाँ पे 22 कर दिया है, तो गाइस ध्यान से सुनना, जब भी आपको डोमेस्टिक कंपनी का एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, देयर आर 4 पॉसिबल टैक्स रेट्स, 30%, 25%, 15%, 22%। तो आपको मैं वो टेबल लिख के देने वाला हूं, मतलब आपको, क्योंकि याद रखना पड़ेगा ना, क्योंकि कैलकुलेशन एग्जाम में करने पड़ेंगे ना। एंड इट्स वेरी सिंपल, मतलब कुछ डिफिकल्ट नहीं लर्न करना। 20-21 का टर्नओवर 400 करोड़ के अंदर दिया है, बोला है कि टर्नओवर ऑफ 2021 वाज लेस देन 400 करोड़। हिंट दिया है कि आप टैक्स रेट 25 से करोगे, कुछ भी नहीं दिया है। तो कुछ भी नहीं दिया तो 30%, मतलब ऐसे भी नहीं बोला कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इतना ही बोला कि वो डोमेस्टिक कंपनी है, और ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रहा है, तो फिर कितना होगा, 30%। तो 25-30 इज वेरी इजी, है ना। एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोला तो फिर ये चेक करना है कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं। अच्छा, ये रेट सरचार्ज का 10% है, क्या है, हाँ अभी वेरी इंपॉर्टेंट चीज सुनो, ऊपर भी सरचार्ज है और यहाँ पे भी सरचार्ज है, ठीक है। रेट वहां पे 12-7 है, यहाँ पे 10 है, देयर इज अ मेजर डिफरेंस, ये मैंडेटरी सरचार्ज है। ऊपर के सरचार्ज तब भी लगते हैं जब इनकम एक्सीड 1 करोड़, दीज आर मैंडेटरी नेचर। क्योंकि आप सुनो, 25-30 की जगह आप 15%, 22% दे रहे हो ना, तो खाली आपका फायदा क्या, तो सरकार खत्म हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए सरकार चलाने के लिए, तो ये सरचार्ज जो है मैंडेटरी नेचर है। यहाँ पे लिखा है क्या, इनकम अबव 1 करोड़ नहीं। अच्छा, सेस तो सब जगह पे 4% ही रहता है, तो कैन यू गेट दिस रेट फॉर मी, बताओ ये कैसे आया, इफेक्ट रेट कैसे आएगा, परफेक्ट। तो टैक्स 15, सरचार्ज 1.5, 16.5 एंड प्लस 4% सेस। तो चेक करो एक बार, 16.5 प्लस 4% आ रहा है क्या? आप दोनों कैलकुलेशन आपके लिए चेक कर लेना, ऑनलाइन आप भी चेक करो कि आर यू गेटिंग दिस रेट्स और नॉट। वहां पे क्या होगा, 22% प्लस 10% प्लस 4%, चेक कर लो आप आपके लेवल पे। हाँ, तो ये सरचार्ज मैंडेटरी कि नहीं, हाँ ना, क्योंकि यहाँ पे इनकम का क्राइटेरिया नहीं दिया है गवर्नमेंट ने। तो अगर एग्जाम में ऊपर वाला कंपनी का क्वेश्चन आता है तो वहां पे 1 करोड़ के अंदर सरचार्ज नहीं लेना है, लेकिन ये वाली कंपनी है तो एनी इनकम सरचार्ज आपको लेना ही पड़ेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है। चलो अच्छा, the rate of tax is 17.16 is notwithstanding anything contained in the income tax act but subject to provision of। अच्छा, अभी थोड़े मेरे को 2 वर्ड्स आपको समझाने, notwithstanding and subject to, ये वर्ड बार बार आएगा, डीटी में आएगा, कस्टम में आएगा, कम से कम 200 बार आएगा वर्ड। तो ये दोनों वर्ड का मैं आपको आज ही क्लैरिटी दे देता हूं
कि दोनों वर्ड में फर्क क्या है। इन जनरल आपको पता ही रहेगा, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, आप पहले बताओ। यस, तुम बता सकते हो व्हाट इज नॉट स्टैंडिंग? बहुत बढ़िया आंसर। क्या तुम्हारा नाम? कोमल ने एकदम अच्छा आंसर दिया है। किसे नॉट स्टैंडिंग का मतलब है जो इसके पहले बोला वो भूल जाओ, हम जो बोलेंगे वही सच। ओके, एंड सब्जेक्ट टू मतलब? परफेक्ट। सब्जेक्ट टू मतलब विथ सम कंडीशन। अब ये हो गया उसका टेक्निकल। अभी मैं मेरे अलग तरह से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट इज नॉट स्टैंडिंग। आई गिव यू रियल लाइफ एग्जांपल। नॉट स्टैंडिंग का मतलब है वाइफ। तुम कितने प्लान बना, वाइफ ने बोल दिया कि यहाँ पे नहीं जाना है, तो तुम्हारे प्लान फ्लॉप। जैसे आप घर पे इमेजिन करो, आप फैमिली के साथ डिनर करने जा रहे हो, डैड ने मस्त प्लान किया कि इस होटल में जाना है, मॉम ने बोला मेरे को नहीं जाना है, तो नहीं जाना है, बात खत्म ना। फिर देर इज नो लॉजिक। अब मेरे को लॉजिक पूछ सकते हो, घर पे मॉम को पूछ के बताओ लॉजिक। करेक्ट। तो मॉम मतलब होम मिनिस्टर, उसने बोल दिया भाई होटल में नहीं जाना है, अपने को वहां पे जाना है, तो डैड कितना भी लॉजिक बताए सब फ्लॉप। सो नॉट स्टैंडिंग मतलब जो सबको ओवरराइड करता है उसको बोलते हैं नॉट स्टैंडिंग। ओके, देन सब्जेक्ट टू का मतलब विथ सम कंडीशंस। अभी अपन एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक स्टूडेंट है अमित, वो एक बार मूवी देखने गया था वाइफ के साथ, इसलिए मैंने आपका एग्जांपल नहीं लिया। वाइफ फाइनल नहीं तुम्हारी अभी, मैं एग्जांपल इसलिए मैं तो एग्जाम लेना, बट उसकी वाइफ फाइनल नहीं है। हाँ? भाई इतने नाम याद रखना मुश्किल है। ठीक है, ध्यान दो। ओके, तो इसलिए मैंने अमित का एग्जांपल लिया। सो अमित अपना ये है, तो उसकी शादी हो गई थी, वो एक बार मूवी देखने गया वाइफ के साथ। अभी उसको देखना था एक्शन मूवी, वहां पे हो गया नॉट स्टैंडिंग। वाइफ ने कहा मेरे को कॉमेडी देखना है। बेचारा बोला ठीक है, अभी क्या है ऑप्शन नहीं है, तो बेचारे वो टिकट्स निकाले, है ना। तो हाँ, उसको कॉमेडी भी देख, है ना, कॉमेडी मूवी का टिकट निकाला। वहां पे उसका दोस्त मिल गया सुमित, उसने कहा अरे मूवी मत देख, बेकार मूवी है, तो टिकट बेच दे, अपन तीनों इस मूवी को जाते हैं, अलग मूवी उसमें जाते हैं। उसने कहा भाई ये हो सकता है सब्जेक्ट टू अप्रूवल गिवन बाय माय वाइफ, है ना। फिर वाइफ को पूछेगा कि बाबा ये अच्छा मूवी नहीं है, जाने के इधर, उसने हाँ बोलो तो ठीक, नहीं तो फिर वो। सो सब्जेक्ट टू मतलब विथ सम कंडीशंस, विथ सम कंडीशंस। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉटविथस्टैंडिंग एंड सब्जेक्ट टू। ओके, नाउ अभी क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12 अदर देन सेक्शन 115 BA एंड बी। मैं बता दो क्या है ये, टेक्निकल जार्गन जाने दो। मैं बोलना ये चाहता हूं कि देयर आर सर्टन स्पेशल कैटेगरी ऑफ इनकम, उसके लिए रेट ये अप्लाई नहीं होंगे नॉट स्टैंडिंग। मतलब ये जो रेट है, देखो क्या लिखा है, ये ऊपर के जो रेट है वो सब जगह पे अप्लाई होंगे। ये मतलब ये जो 15% है, दिस विल ओवरराइड एवरीथिंग अगर सभी कंडीशन फुल। बट सब्जेक्ट टू मतलब क्या, जो स्पेशल कैटेगरी की इनकम है जैसे लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गेन, वो रेट वही रहेंगे। तो अगर आपको याद है तो लॉन्ग टर्म गेन सेक्शन 112 20% है, वो सबके लिए वही रहेगा, उसके लिए कम नहीं होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 15%, 112A 10%। सर हम तो रेट भूल गए, चिंता करो, मैंने नेक्स्ट पेज पे दिया है। मेरे को पता है आप सब गजनी हो, सो अपन ने सब प्रोविजन में सब बना के आया हूं, अब टेंशन मत लो। थोड़ा आगे दिया है, ये देखो। तो ये जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस है ना, ये एज इट इज रहेंगे। फिर कोई भी हो, मतलब 25, 30, 15, 22, वी हैव गॉट 4 टैक्स रेट्स फॉर डोमेस्टिक कंपनी, ये अलग रहेंगे। समझा? ये आगे मैं पढ़ने वाला हूं, जस्ट मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो ये मैं जब वहां पे पहुंचूंगा तो आपको एक एक एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अभी आपको एटलीस्ट पॉइंट समझ में आना कि जब भी कंपनी का क्वेश्चन आएगा, इनकम को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये इनकम है तो फिर वो 15 हो, 22 हो, 25 हो, 30 हो, ये रेट एज इट इज लगेंगे। एंड फिर वो देखेंगे कि कौन सा कंपनी, उसके हिसाब से 15, 22, 25 अपन लगाएंगे। बस यही समझा कि आपको। आइए ऑनलाइन, ऑनलाइन एनी क्वेश्चन? चलो ओके, मैं पढ़ता हूं, आपको एक्सप्लेन भी करता हूं। क्या थोड़ा टाइम लगता है ये, इसलिए मैं आपको पहले सब कुछ टैक्स रेट पहले पढ़ा रहा हूं, मतलब कल से अपन फिर आगे बढ़ेंगे। सेम यहां पे भी सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ नोट दिस इंप्लाइज दैट, ये मैंने आपको मेरी लैंग्वेज में दिया, देखो ये मैंने सिंप्लीफाई करके दिया कि ये जो रेट्स है वो क्या रहेंगे, स्पेशल टैक्स रेट रहेंगे।
ठीक है। तो वो जो टेबल है वो सबके लिए सेम रहेगा, बाकी जो अपना बिजनेस इनकम है, अदर इनकम है, उसके लिए स्पेशल रेट अप्लीकेबल होंगे। नाउ अभी आता है कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। देखो क्या है, द कंपनी शुड सेट अप एंड रजिस्टर ऑन और आफ्टर 1/10/19। तो 1 अक्टूबर क्यों सर? 1 अक्टूबर कहां से है? क्योंकि ये स्कीम 1 अक्टूबर को लाया गया, इसलिए उसका स्टार्टिंग डेट, ये फाइनेंस एक्ट 19 का अमेंडमेंट है ना। ये स्कीम लाया गया, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, आई थिंक सितंबर में कुछ तो फाइनल हुआ था, तो इसलिए वो बीच में से डेट, जहां जहां पे इनकम टैक्स में यू विल फाइंड डेट इन बिटवीन, वो उसके पहले अमेंडमेंट आता है, इसलिए। बाकी कोई इसको सब जगह पे कहीं पे भी आप जाओ, यू विल फाइंड सम डेट इन बिटवीन। 1 अगस्त से हो गया, उसका रीजन है उन्होंने वहां से इंप्लीमेंट किया है। तो ये उस समय उन्होंने अनाउंस किया था, एंड ये 23 का 24 कर दिया है। पहले 23 था, अब इसको बढ़ा के उन्होंने कितना कर दिया है? 24 तक कर दिया है। सो सेटअप होने के बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट होना क्या है? जरूरी है। क्या जरूरी है? मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट, मतलब खाली कंपनी सेट करके नहीं चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट करना जरूरी है। यहाँ पे अच्छा मतलब क्या है, अभी देखते कितने लोगों को ये 2 पॉइंट समझे। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरा ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैंने 2017 में सेटअप किया था, मेरे पास क्लाइंट आ गया, सर मेरे को ये बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि नया सेटअप होना जरूरी है। इट्स नॉट फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी, इवन दो यू माइट फुलफिल ऑल द कंडीशन। जो मैं अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं, अभी तक मैंने कंडीशन नहीं पढ़ी, यहां से कंडीशन सब है, तो यू माइट फुलफिल ऑल द कंडीशंस गिवन बिलो, बट फर्स्ट कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल। हाँ, लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूं, यहां पे एग्जिस्टिंग भी चलेगा, क्योंकि यहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो मैं कहूंगा सर अपन यहां पे आ सकते हैं, आप 15 में नहीं बट आप 22 में फिट बैठ सकते हो, क्योंकि यहां पे क्या बोला है? नो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड, बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू कंपनीज कैन अवेल द बेनिफिट। यानी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो भी चलेगा, सब्जेक्ट टू मोर कंडीशंस। अभी अपन ने खाली पहला कंडीशन पढ़ा है, सो राइट नाउ यू आर नॉट अवेयर व्हाट आर द कंडीशंस, बट एटलीस्ट ये तो पता चलेगा ना कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी वो 22 में जा सकती है, 15 में कब आएगी? नया सेटअप होना चाहिए इस पीरियड में। यहां तक क्लियर है क्या? ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? ये चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है, मतलब बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है, इसलिए मैंने आपको कहा है कि अब डेली 30 मिनट्स क्या है। तो आज मैंने जो भी पढ़ा है घर पे जाके आपको एक 30 मिनट में फटाफट रिवाइज करना है, जो नहीं समझेगा उसको मार्क करके रखो, एंड कल मेरे को क्लास में पूछना है। इससे क्या होगा, आपको बाद में कभी भी पढ़ेंगे तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। बोलिए कौन सा? मैं क्लाइंट का एग्जांपल किया। हाँ, एक क्लाइंट मेरे पास आया है, उसने कहा मैंने 2017 में बिजनेस स्टार्ट किया है मैन्युफैक्चरिंग का, तो मैं ये 15% स्कीम में जा सकता हूँ क्या? नहीं। हाँ, क्योंकि उसका कंपनी आज भी तो चल ही रहा है ना। नहीं ना, नया सेटअप करना पड़ेगा, ये स्कीम 2009 अनाउंस होने के बाद करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं है, तो तुम यहाँ पे आ सकते हो। तो 15 की जगह तुम कंसेशन रेट 22 दे सकते हो। अच्छा, इसको बोलते हैं कंसेशन रेट। इनकम टैक्स में आप बोलेंगे विपुल ने पढ़ाया नहीं हमको, ये क्या है कंसेशन रेट? ये कंसेशन है ना, 30 की जगह पे तुम 25 दे रहे हो, 25 की जगह 22 दे रहे हो, कुछ केसेस में 15 दे रहे हो। सो 15, 22, 25 ये क्या है? कंसेशन रेट ऑफ टैक्स है। यू विल फाइंड दिस वर्ड, जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एंड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स एक ही है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में टर्मिनोलॉजी अलग यूज होता है। ऑनलाइन एनी क्वेश्चन? पहले दो कंडीशन सबको क्लियर है? हाँ, ऑनलाइन जरा कंफर्म करो, महक, इशिता, दीपक। हाँ, अरे वो उसमें पानी है क्या? जरा उसमें है ना, उसमें बनना प्लीज। हाँ, हम्म, हाँ हाँ, ये चेंज करना पड़ेगा, ये चेंज कर लो, बी डबल ए होगा, ये उतना चेंज कर लो, बी डबल ए होगा। तीसरा, नाउ अभी एक मिनट, ये कंडीशन अपन ने 10 डबल ए में पढ़ा है, आप पढ़ लो। दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन 10 डबल ए। हाँ, मतलब फिर वो क्या बोलेगा, सभी मेरा सेटअप बंद करके शिफ्ट करता हूं, वैसा नहीं चलेगा। न्यू सेटअप होना
जरूरी है। अच्छा, कौन से केस में एग्जिस्टिंग बिजनेस बंद हो सकता है? व्हाट इज 33B? वो जेन्युइन केस से डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस केस में वो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो थर्ड कंडीशन क्या है? थैंक यू सो मच। थर्ड कंडीशन क्या बोलो, पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं, जो अपन ने 10W में पढ़ा था क्या, कि एग्जिस्टिंग यूनिट बंद करके यहाँ पे शिफ्ट नहीं करना है। लेकिन उसको अगर नेचुरल कैलामिटी को से डैमेज हो गया तो फिर वहां पे रीबिल्ड करने से अच्छा तुम इस एरिया में आके बिजनेस, मतलब फिर तुम बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये भी अपन ने पढ़ा है, बताओ क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ, अच्छा, ये .4 भी अपन ने पढ़ा है, देखो। सेकेंड हैंड मशीन नहीं चलेंगे, कितने चलेंगे? मैक्स 20%। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। सेम सेम नीचे दिया, अपन पढ़ेंगे ना। नाउ हाँ, अभी देखो, इट डज नॉट यूज एनी बिल्डिंग प्रीवियसली यूज एज अ होटल, कन्वेंशन सेंटर, मीनिंग असाइन इन 80 ID 6। अभी क्या है, सुनो, मेरे को अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना है, मशीन तो पुराना नहीं चलेगा, बिल्डिंग पुराना चलेगा क्या? चलेगा। लेकिन वो बिल्डिंग अगर एज अ पहले होटल यूज हुआ है, मतलब वो बिल्डिंग होटल के लिए यूज हुआ था, एज अ कन्वेंशन सेंटर यूज हुआ है, जहाँ पे सेमिनार वगैरह होते हैं ना, उसको बोलते हैं कन्वेंशन सेंटर, तो उसके लिए अगर वो यूज हुआ है तो मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता हूँ। अब इसका लॉजिक समझ लो क्या है। सेक्शन 80 ID में अगर आप होटल का बिजनेस करते हो या कन्वेंशन सेंटर का बिजनेस करते हो, तो वहां पे अपने प्रॉफिट को ऑलरेडी एग्जम्पशन लिया है। इसलिए यहाँ पे उन्होंने बोला कि आप ऑलरेडी अपने उस एसेट के लिए ऑलरेडी बेनिफिट वहां पे क्लेम किया है। तो अगर तुम ये होटल या बिल्डिंग बिजनेस में यूज करोगे तो उसका वापस डेप्रिसिएशन वगैरह क्लेम करोगे, रेंट क्लेम करोगे ना, तो एक एसेट का आप दो बार बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इससे मिलने वाला इनकम हमने ऑलरेडी सेक्शन 80 ID में क्या किया है, एग्जेम्प्ट किया है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे अलाउ नहीं किया, बाकी कोई इस पीछे अलग लॉजिक नहीं है। लॉजिक समझो आपको क्या है? हाँ, नहीं, पहले अपने ऐसे होटल यूज किया था, हाँ, यूज्ड एज बोला है। तो पहले एक बिल्डिंग था जो मैं अभी बिजनेस के ले रहा हूँ, एंड पहले वहां पे होटल था, अभी बंद हो गया है, बट उसने वो होटल में जो इनकम अर्न किया था ना, वो अभी होटल बंद कर रहा है। ही हैज अर्न बेनिफिट अंडर सेक्शन 80 ID। तो फिर वही एसेट के लिए मैं यहाँ पे बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकता हूँ, ये गवर्नमेंट का कहना है। मैंने अगर बिल्डिंग रेंट पे लिया तो फिर उसका मैं खरीद लिया तो डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा ना, तो वो नहीं चलेगा। हाँ, गुड क्वेश्चन। तुम्हारा नाम क्या है? और सरनेम क्या है? दोनों डिफिकल्ट है मेरे लिए, ठीक है। नहीं नहीं, तो मैं आंसर देता हूँ, सुनो। अभी तुमने जो क्वेश्चन पूछा है ना, उसने कहा कि सर दो लोग अलग अलग है दोनों। इनकम टैक्स के हिसाब से सोचता है। उनका कहने की ये जो बिल्डिंग है ना, इस पे मैंने एक बार बेनिफिट दे दिया ना, बात खत्म। यू आर राइट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। इनकम टैक्स क्या सोचता है कि अंडर इनकम टैक्स एक्ट इस बिल्डिंग का समवन हैज क्लेम द बेनिफिट ना, दैट्स इट। वो ऐसे सोचता है, ये एक्ट के हिसाब से लिखा जाता है। यस, ऑब्वियसली, यस यस। हाँ, नाउ नेक्स्ट, इट शुड नॉट बी एंगेज इन एनी बिजनेस अदर देन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल। हाँ, मतलब आप बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग करो, प्रोडक्शन करो, आर्टिकल कोई भी चलेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप कंप्यूटर बनाए तो भी चलेगा, लेकिन और थिंग एंड रिसर्च इन रिलेशन टू और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिकल और थिंग मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस बाय इट। मतलब क्या, देखो, इसमें 3 बिजनेस में कर सकता हूं, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पहला, मैं मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन तो कर ही सकता हूं, नो प्रॉब्लम। मैं रिसर्च भी कर सकता हूं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच आर्टिकल, जो मैंने खुद बनाया है, लोगों के आर्टिकल का मैं डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं कर सकता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल थिंग मैन्युफैक्चर्ड बाय इट बोला है, करेक्ट ना? तो ये रिसर्च जो करना है, ये अपने आर्टिकल के बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, किसी और पर्पज के लिए रिसर्च, क्योंकि बीच में और है, देखो क्या लिखा है, रिसर्च इन रिलेशन टू और डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके बारे में रिसर्च करना है, उसके बारे में करना है, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। तो एनी क्वेश्चन? सो ये कंडीशंस है अगर आपको 15% से टैक्स देना है, एंड 22% के लिए बस एक ही कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए,
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होना चाहिए बस, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, इसमें कोई भी कंपनी चलेगा, बस डोमेस्टिक होना चाहिए, एंड इसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, सारी कंपनी है। नहीं वो नहीं नहीं सारी नहीं ना, यहाँ पे सेटअप कब हुआ है ना, अगर सेटअप इस पीरियड में हुआ है तो फिर 15 में जाएगा। हाँ सी ये ऑप्शन है, आपको रिटर्न फाइल कर सकते गवर्नमेंट को बताना है कि तुम कौन से स्लैब में जाना है। मैं आपको स्कीम समझा रहा हूं कि 30% का स्कीम है, 25 का है, 15 का है, 12 का है। अगर आप सभी जगह पे फिट हो रहे हो तो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न यू हैव टू चूज द ऑप्शन। समझ में? तो देयर इज नो कंफ्यूजन। जैसे मार्केट में मोबाइल खरीदने गए, मैं शॉपकीपर हूं, मेरा काम है आपको 4 मोबाइल दिखाना, हर एक के प्लस माइनस पॉइंट है, आप डिसाइड करो विच इज द बेस्ट फॉर यू एंड देन यू टेल मी, मैं उसका बिलिंग करूंगा। तो गवर्नमेंट ने आपके लिए 4 स्कीम लाया है। वो गवर्नमेंट सबको 3% और बेनिफिट देना चाहती है, बट इतना गवर्नमेंट इतना पागल नहीं है। देखो अभी आपने एक पॉइंट नहीं पढ़ा है नाउ, अभी ये आ गया प्रॉब्लम। अभी बोलते हैं सर बेस्ट है सर, अपन 15-22 में जाएंगे। सुनो अभी ध्यान, अभी थोड़ा लॉजिक समझना है। यहाँ पे टर्नो को कोई कंडीशन नहीं है, मतलब 400 करोड़ के अंदर हो या बाहर सब लोग यहाँ पे आ सकते हैं। गवर्नमेंट होशियार है, उन्होंने कहा कि अगर आप इन दोनों स्कीम में आते हैं तो ये सेक्शन के बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। तभी गवर्नमेंट ने किया क्या, देखो सुनो ध्यान से, पहले आपका इनकम इतना था और इस पे आप टैक्स देते हैं 30%। जस्ट एग्जांपल, बोला भाई तो अभी 15% टैक्स दे, बट एग्जम्पशन विड्रॉ करने से तुम्हारा इनकम यहां तक पहुंच जाएगा। तो इवन दो यू विल पे टैक्स एट अ लेसर रेट बट योर इनकम विल बी ऑन हायर साइड, सो दे विल लूज नथिंग। ये पूरा प्लान करके स्कीम बनाया गया है। समझ में आ गया आपको मैंने क्या बोला, क्या नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो ये गवर्नमेंट ऐसा, तो ये सभी एग्जाम्पशन विड्रॉ हो जाएंगे। 10AA का एग्जाम्पशन उड़ जाएगा। सोचो 100% जो प्रॉफिट माफ होता था एक्सपोर्ट का, उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा 15%। बोला अब स्कीम में आना है क्या? तो ये मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकता हूं, हम क्लाइंट के लिए असेस करते कि क्या है। ओरली आई कैन नॉट गिव आंसर। मैं क्लाइंट को बताता हूं कि सर इस स्कीम में जाएंगे तो इतना टैक्स आएगा, इस स्कीम में जाएंगे तो इतना टैक्स आएगा। नहीं वो डिपेंड होता है ना, सी चॉइस, देयर इज नो राइट आंसर रॉन्ग आंसर। जैसे मैंने कहा कि 4 मोबाइल है, हर एक का सी हर बार टैक्स सेविंग इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट, दे थिंक फ्रॉम डिफरेंट एंगल पॉइंट ऑफ व्यू। करेक्ट ऐसे, जैसे चारों में सबसे बेस्ट मोबाइल एप्पल का है, बट मेरे को एप्पल की जरूरत नहीं है तो सैमसंग से काम चल जाएगा। हाँ एक्सपोर्ट नहीं करता तो फिर स्कीम में आ सकता है, वो एक्सपोर्ट करता है तो मत आओ, अपना नॉर्मल 30% बेस्ट है फिर। ऐसा है। 32A एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। कौन सा नहीं मिलेगा? एडिशनल नहीं मिलेगा। अगर आपका टी कॉफी रबर का बिजनेस है, याद है ना 40%, वो बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। देन वो गैस का वगैरह बिजनेस है तो 20% का बेनिफिट नहीं मिलेगा। साइंटिफिक रिसर्च का जो मिलता था 100% बेनिफिट, वो नहीं मिलेगा। देन 35(2) क्या था? रिसर्च थ्रू आउटसाइड एजेंसी, जहां पे अपन डोनेशन देते थे, उसका भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये इतने सारे बेनिफिट देखो कितने सारे, सेक्शन 80I A to 80 RRB, तो ये सभी सेक्शन के बेनिफिट्स विड्रॉ हो जाएंगे। तो इससे होगा क्या, इवन दो यू विल पे टैक्स एट अ लेसर रेट, इधर 15 और 22, बट आपका इनकम इतना ज्यादा हो जाएगा ना, दे विल लूज नथिंग एंड यू विल लूज एवरीथिंग। अच्छा अभी और एक पॉइंट है दोस्तों, सुनो, यहाँ पे मैंने बाइफिकेशन नहीं किया, ये कॉमन कंडीशन है। जहां पे टेबल है वो अलग अलग है, ये जहां पे टेबल नहीं वो कॉमन है। तो ये पहला 15% का स्कीम हो या 22, दोनों के लिए कॉमन है। एंड उसको मैंने एक नाम बताया था, इसको बोलते हैं कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स, है ना। एग्जाम में वर्ड आएगा, आप बोलेंगे सर ने पढ़ाया नहीं, इसलिए मैंने 2 बार बताया। ये कंसेशन है ना, 30 की जगह मैं 15 दे रहा हूं, मतलब क्या है, कंसेशन ही है। तो इस पे थ्योरी क्वेश्चन बहुत बार आता है। यस कौस्तुभ यू आर राइट। तो प्रैक्टिकली कैसे अंदर आपको मैं बताता हूं, मतलब प्रैक्टिकली जब हम इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाते हैं ना, तो कंपनी की डिटेल्स हम डालते हैं, वहां पे ऑप्शन रहता है कि कौन से सेक्शन में जाना है। वो ऑप्शन ऑनलाइन क्लिक किया ना ड्रॉप डाउन ऑप्शन से, तो ऑटोमेटिक सब इनकम कैलकुलेट होता है। हम क्लाइंट को बताते कि सर इस स्कीम में ये होगा, इस स्कीम में ये होगा, इस स्कीम में होगा। सिर्फ मेरा एंगल खाली टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू होता है,
काफी बार खाली टैक्स के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता है ना, बाकी प्लानिंग भी होता ही है ना। खाली टैक्स, हर एक कॉर्पोरेट का एक ही ऑब्जेक्ट थोड़ी होता है टैक्स बचाना है, बाकी ऑब्जेक्टिव बहुत सारे होते हैं ना, ऐसा होता है। हाँ, आएंगे उस पर अपन, कमिंग सून। नेक्स्ट, अभी ये भी कॉमन कंडीशन है। तो पहले पॉइंट में मैंने आपको इतने सारे सेक्शंस के बेनिफिट्स विड्रॉ हो जाएंगे। नाउ विदाउट सेट ऑफ एनी लॉस कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम एनी अर्लियर ईयर, पुराने कोई लॉसेस है वो कैरी फॉरवर्ड के सेट ऑफ नहीं होंगे, गए है ना, मतलब बचपन का प्यार भूल जाना है, ऐसा बोला है ना। यस, वो गाने के ऑपोजिट है, तो ऐसा है। तो जब अपन इस स्कीम में एंटर किया तो अपने पुराने लॉसेस थे ना, बिजनेस लॉस अपन 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते, वो लॉसेस गए, वो लैप्स हो जाएंगे, बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन देखो, इफ सच लॉस इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी ऑफ द डिडक्शन लिस्टेड इन वन, हाँ मतलब सुनो, ऊपर के जो सेक्शंस है उससे कोई पुराने लॉसेस है तो वो कैरी फॉरवर्ड एडजस्ट नहीं होंगे, वो छोड़ के जो लॉसेस है वो क्या होंगे, कैरी फॉरवर्ड होंगे। नहीं समझा आपको, बता दो। आई अंडरस्टूड, मेरे को आपके चेहरे के समझ में आता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या है, साइंटिफिक रिसर्च अपन ने पढ़ा था, है ना। ये तीनों प्रोविजन साइंटिफिक रिसर्च के हैं, 1 2 3। अगर आपको याद है तो अपन ने पढ़ा था कि साइंटिफिक रिसर्च में 100% का बेनिफिट मिलता है। अगर मेरा प्रॉफिट इनफ नहीं है तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर अपन उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जिसको बोलते हैं अनएब्सॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स, ऐसा अपन ने पढ़ा है। तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो डिडक्शन अपन क्लेम कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कोई पुराने लॉसेस है तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। 10AA में मेरे को लॉस हुआ था, मैंने आपको कहा था कि एससीजेड में अगर लॉस होता है तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा, बट अभी नहीं होगा इस स्कीम में वगैरह थे। तो इस टेबल में जितने भी सेक्शंस है उसके कोई पुराने पाप है तो वो पाप इस स्कीम में कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, और पुण्य भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, दोनों आपको भूल जाना है। नहीं होगा ना, फिर नहीं, कुछ भी जो नॉर्मल बिजनेस लॉस आएगा वो होगा। हाँ, हो गए, ये छोड़ के बाकी सब लॉस ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो हर्षवर्धन ने क्वेश्चन पूछा कि मेरा नॉर्मल बिजनेस लॉस है, होगा ना, उसका प्रॉब्लम नहीं हर्षवर्धन। ये जो ऊपर जो सेक्शंस लिखे हैं ना उससे रिलेटेड अगर कोई पुराने पाप है तो वो कैरी फॉरवर्ड। सी लॉजिक देखो ना, लॉजिक देखो, इट्स वेरी सिंपल, लॉजिकल है। इस सेक्शन के बेनिफिट अगर मैं आपको इस साल नहीं दे रहा हूं तो उसके पुराने लॉसेस में कैसे क्लेम करूंगा, अलाउ करूंगा। लॉजिक भी आप समझो, मतलब मैं बता रहा हूं इसलिए मत पढ़ो, लॉजिक अप्लाई करो। ये सेक्शन अगर मैं बोल रहा हूं कि आपको अलाउ नहीं होगा तो उसके पुराने लॉसेस भी अप्लाई नहीं होंगे, बस इस बेसिस पे उसको हटाया गया है। ऐसा माना जाएगा उसका इफेक्ट ऑलरेडी दिया है, डीम टू हैव बीन गिवन। ओके, हाँ सर, नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? यस, मैंने ऊपर बोला था एडिशनल नहीं मिलेगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो फिर क्या करना है, इसमें टैक्स प्लानिंग हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 में आप क्या करो, अगर आपको पता है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन लैप्स होगा तो पहले आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करो एंड अगले साल स्कीम में आ जाओ। सिंपल, यही मैंने नीचे दिया है, जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। टैक्स प्लानिंग उसको बोलते हैं, क्योंकि कंपनी ने 100 करोड़ का मशीन लिया, उसका 20% मतलब 20 करोड़ का डेप्रिसिएशन अगर अपना जा रहा है तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो क्या करना है, फिर क्लाइंट को बोलूंगा सर एक काम करो, इस साल रुक जाओ। इस साल अपन क्या करते हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट क्लेम करते हैं एंड अगले साल स्कीम में एंटर करते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है, ये नोट में वही लिखा है। नहीं, इस स्कीम में अगले साल एंटर करना है। मशीन की बात नहीं हो रही है, डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा ना स्कीम में। हाँ, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन तुम पहले क्लेम करो इस साल और अगले साल स्कीम में लेके जाओ, लगेगा ना क्या? नहीं, सुनो, नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ना, पुराने जो एसेट्स है ना उसका नॉर्मल डेप्रिसिएशन। सी ये एक्सेप्शन केस में है ना, तुम्हारा पॉइंट जो तुम मुझे बोल रहे ये एक्सेप्शन केस में होगा।
कहां पे? यहां पे ना, यहां पे नहीं है ना। तो ये 22% वाले के लिए पढ़ रहा हूं। उसने सही क्वेश्चन पूछा हर्षवर्धन ने, आपको समझा कि नहीं वो क्या बोल रहा है? वो बोले कि सर आपने तो बोला था कि नया सेटअप करना है, फिर ये पुराना डिप्रेशन आपकी बात ही क्यों हो रही है? तो ये कहां पे होगा? यहाँ पे। यहाँ पे पुराने मशीन चलेंगे क्या? ये वाला भी चलेंगे ना। हाँ, लेकिन दोनों स्कीम में एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा ना, ये तो कॉमन है ना। मैं क्या बोला, समझ में आ रहा है क्या? देखो, 15% का स्कीम हो या 22% का, एडिशनल डिप्रिसिएशन दोनों में नहीं मिलेगा। लेकिन सेकेंड हैंड मशीन कहां पे चलेंगे? 22 में। तो मैं क्या करूंगा, 22 में आने से पहले एडिशनल मेरे ऐप से होगा, तो पहले मैं एडिशनल क्लेम कर डालूंगा एंड फिर मैं क्या करूंगा, 22 के स्कीम में एंट्री करूंगा अगले साल। हर्षवर्धन, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया मैं क्या बोलना चाहता हूं? पहले स्कीम में नहीं होगा क्योंकि वहां पे तो नई मशीन से लेना है। यू आर राइट। ओके, आगे। हाँ, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इस चैप्टर में आपको जो मैं पढ़ाना है वो मेन कॉन्सेप्ट है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। इसका इंट्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव लेवल पे मैंने दिया था। तो ये प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, इसके बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशंस होते हैं। इसका फॉर्मेट पढ़ाने के लिए मेरे को 1-1.5 घंटा सेशन जाता है, एक लेक्चर। तो उसका फॉर्मेट समझाने में जाता है, लॉजिक क्या उसके पीछे का बहुत। और उसके लिए अकाउंट जिनका स्ट्रांग है ना उनको समझ में आता है, जिनका अकाउंट वीक है ना उनको मेरे को बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो ये मैथ अपन पढ़ेंगे 2 दिन में। अकाउंट्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ये अकाउंटिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट है। एनीवेज, अच्छा, अभी और एक कॉन्सेप्ट था मैट क्रेडिट। अभी जहां पे सुनो, अभी ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। मेरी पुरानी कंपनी थी, नॉर्मल कंपनी थी। नॉर्मल कंपनी के लिए मैट एप्लीकेबल है क्या? है। इस कंपनी के लिए नहीं है। तो जब मेरी नॉर्मल कंपनी थी तो वहां पे मैट क्रेडिट था। क्या था? मैट का क्रेडिट था, मतलब मैंने एक्स्ट्रा मैट दिया था गवर्नमेंट को। अभी मैं नॉर्मल कंपनी से स्कीम में शिफ्ट हो गया। अभी इस स्कीम में आने के बाद अगर मेरे को मैट एप्लीकेबल नहीं है तो पुराना मैट क्रेडिट भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये नेक्स्ट पॉइंट में दिया है। तो पॉइंट नंबर 8 में क्या दिया है कि इस साल आप जो इनकम अर्न करोगे, फिर वो 15% हो या 22% वाली कंपनी हो, आपके लिए मैट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है? तो अभी एक मिनट, अभी ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान दो। ये समझा आपको? अभी पुरानी जो कंपनी है उसका मैट जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो पहले स्कीम में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि पहले स्कीम में आपको नया कंपनी सेटअप करना है। तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं आएगा मैट क्रेडिट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नया सेटअप है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है ना, हाँ, बट वो भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। क्लियर है क्या पॉइंट नंबर 8 एंड 9? अभी पॉइंट नंबर 10 क्या मैं आपको ओरली बताता हूं पहले, फिर पढ़े, आपको ऐसे समझेंगे नहीं ना। ध्यान से सुनना लॉजिकली। लेट्स से मैं पहले वाले स्कीम में हूं, तो मेरे प्रॉफिट पे कितना टैक्स आएगा? 15%। अभी मेरा कोई एसोसिएटेड कंपनी है। व्हाट इज एसोसिएटेड मैं आपको चैप्टर 4 में पढ़ाने वाला हूं, बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन। अभी आपके नॉलेज के लिए होल्डिंग सब्सिडरी। ओके, तो होल्डिंग सब्सिडी स्टेटेड एज एसोसिएटेड। अब सुनो भी इसमें क्या झोल कर सकता हूं मैं। तो मेरे को पता है कि मेरा प्रॉफिट 15% है। ओके, मैं होल्डिंग कंपनी, वो मेरी सब्सिडरी कंपनी है। हम दोनों में ट्रांजैक्शंस हो रहे, इधर सेल और परचेस। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मेरे प्रॉफिट पे कितना टैक्स आएगा? 15%। करेक्ट ना? तो जब वो मेरी सामने वाली कंपनी मेरे को प्रोडक्ट बेच रही है, मैं उनको बोलूंगा कि तुम कम दाम में बेचो। तो वो अगर कम दाम में बेचेंगे, क्योंकि मेरी कंपनी है, प्राइस मैनिपुलेट करना पॉसिबल है, उनका सेल प्राइस कम हो गया, उनका प्रॉफिट कम हो गया। उनका सेल प्राइस कम हो गया तो मेरा परचेस प्राइस भी कम होगा, लेकिन मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन इसमें मैंने क्या चोरी की? जो इनकम उनके हाथ में 30% में टैक्सेबल था, वो मेरे हाथ में कितना टैक्सेबल हो गया? हाँ, तो एज अ रिलेटेड पार्टी मैंने 15% बचा लिया। तो पॉइंट 10 में वही लिखा कि अगर एसेसिंग ऑफिस को समझ में आ गया कि ऐसे आपने कोई ट्रांजैक्शंस की है तो प्रॉफिट री एडजस्ट किया जाएगा मेरा। बस दैट इज पॉइंट नंबर 10। बट अभी आप पढ़ना मत, क्योंकि उसमें एसोसिएटेड क्या है मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। बताता हूं। ये दिख रहा है आपको? 92 भी है। हाँ, तो ये अपना पढ़ना भी बाकी है। ये चैप्टर 4 में आएगा कॉन्सेप्ट। किसको नहीं समझा? तुमको। सी, अपन होल्डिंग सब्सिडरी है। हाँ, मैं 15% के स्कीम में हूं और तुम नॉर्मल 30% के स्कीम में हो। तुम मेरे को मटेरियल सेल कर रही हो, तो तुमको जो फायदा होगा तुम कितना टैक्स दे रहे हो?
30। फिर मैं वो परचेस करके सेल कर रहा हूं, मैं कितना टैक्स दूंगा? 15। तो तुम ज्यादा टैक्स दे रहे हो, मैं कम दे रहा हूं, तो मैं तुमको क्या बोलूंगा कि तुम कम दाम में बेचो। तुमने अगर कम दाम में बेचा तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? कम होगा। मतलब मेरे लिए बात कर रहा हूं मैं, तुम मेरे को कम दाम में बेचो तो तुम्हारा प्रॉफिट कम होगा, दिखने के लिए प्रॉफिट कम होगा, एंड तुम टैक्स भी कम भरोगे। तुम्हारा सेलिंग प्राइस कम होगा तो मेरा परचेस प्राइस भी क्या होगा? कम होगा। लेकिन मेरा सेलिंग प्राइस तो नॉर्मल रहेगा जो है प्रोडक्ट का, तो तुम्हारा प्रॉफिट मेरे हाथ में मैं टैक्सेबल कर रहा हूं। तो अगर मैंने ऐसा 200 करोड़ तुम्हारा प्रॉफिट मेरे इनकम में शिफ्ट कर दिया तो 200 करोड़ का 15%, 30 करोड़ रुपए मैंने बचा लिया। तो ये ट्रांजैक्शन ऑफिसर अलाउ नहीं करेगा। उसके पहले एज ऑडिटर मैं ही खुद चेक करूंगा कि इज देयर एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो ये हम चेक करते हैं यस कि वो जिनसे खरीद रहे कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है क्या। हाँ, बट नहीं, वो डेफिनेशन दिया है कि ये कहाँ पे अप्लाई होगा 92B, बट अपन वहां तक गए नहीं, तो अभी मैं उसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। बस एक ध्यान में रखना, होल्डिंग सब्सिडी कर सकते हैं, जेन्युइन प्राइस पे करना चाहिए, आर्म लेंथ प्राइस पे होना चाहिए। नहीं, एज ऑडिटर मैं चेक करूंगा कि अगर आपके कोई रिलेटेड पार्टी है तो वो प्राइस जेन्युइन है कि नहीं। अगर जेन्युइन नहीं है तो कैसे चेक करूंगा? बहुत सिंपल है। जैसे मैं, तुम्हारा नाम क्या है? पूनम। तो पूनम इज माय सब्सिडरी कंपनी और मैं होल्डिंग कंपनी हूं, एंड तुम ऑडिटर हो। अब तुमको पता है कि विपुल सर ने ये पेन खरीदी किया है, अब तुमको पता है कि ये दोनों झोल कर सकते हैं। तो मैंने पेन कितने में खरीदा है? लेट से उससे 15 रुपए में लिया है, एंड सिमिलर पेन मैं बाहर के लोगों से 30 रुपए में ले रहा हूं। तो यू कैन फाइंड कंपेरेबल प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इन आउटसाइड मार्केट, एंड दैट वे यू कैन आस्क मी। देन तुम बोलोगे विपुल सर जस्टिफिकेशन दो कि आपने 15 में क्यों लिया है, क्योंकि बाहर तो 30 रुपए मिल रहा है। तो ऐसे उन्होंने क्या चमत्कार कर दिया कि आधा कॉस्ट उनका कम हो गया। एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन टू हर ऑल्सो। अच्छा, उसको पकड़ना आसान है, उसने खाली विपुल सर को 15 में सेल किया है, बाकी सबको 30 में सेल किया है, खेल खत्म है ना। तो ये ऑडिटर का काम है चेक करना। एंड अगर मैंने तुमको ही पैसे दे दिए, तुमको 2 करोड़, इसलिए बोला फिर ऑफिसर चेक करेगा। अगर हमने ऑडिटर को भी सेट कर दिया पैसा देके तो खेल खत्म। हाँ, वो रॉ मटेरियल में उससे लूंगा। हाँ, लेकिन जो सेकंड कंपनी उस पर तो मैं ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ ना, है ना। तो दोनों चलेगा, मैं मैन्युफैक्चर करूँ या ट्रेडिंग भी, क्योंकि सेकंड में मैं ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ। हाँ, बट यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ ऐसा उन्होंने बोला है। यहाँ पे एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, खाली यहाँ पे है। ठीक है, हाँ भैया ऐसा क्यों सर? हाँ, बट यहाँ पे क्यों नहीं बोला है? सोचो, बता तो मैं। ऑलरेडी यहाँ पे 22% टैक्स है, तो 2-3% कोई करेगा नहीं ऐसा उनको लगता है। यहाँ पे 15 और 25 बहुत बड़ा अंतर है, ऐसा है। बट यहाँ पे कर सकता है। ऐसा है, ठीक है। नाउ अभी साक्षी का क्वेश्चन आ गया कि सर ये क्या है, ये स्कीम कंपलसरी है या ऑप्शनल है ना। तो साक्षी ये कभी हाँ कभी ना वाले हैं, मतलब शादी कर ले तो भी परमानेंट है, शादी नहीं की तो फिर ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तो पहला स्कीम इज लाइक अ मैरिज, है ना। पेरेंट्स ने पहले पूछा था कि लड़का लड़की पसंद है क्या, आपने हाँ बोला, फिर शादी की ना, बाद में देयर इज नो रिवर्स गियर इन फर्स्ट स्कीम। बट अभी ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ। ये स्कीम आया 2019 में, हाँ? तो प्रीवियस ईयर 1920, ध्यान से सुन मैं क्या बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर 1920 को स्कीम आया, उसका पहला एवाय क्या है? हाँ, अभी देखो देखो क्या मैं वापस पढ़ रहा हूँ अभी। द बेनिफिशियल प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन वुड अप्लाई इफ द ऑप्शन इज एक्सरसाइज इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर on or before the due date for furnishing the first return of income of any previous year relevant to। अभी any का मतलब क्या, और any subsequent assessment year। ध्यान से सुनना, ये MI 2021 क्यों है? क्योंकि इसके पहले का पहला प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 1920, क्योंकि स्कीम 1920 में है।
अभी उसने मेरे को क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर हम एंट्री कब कर सकते हैं? सी 19 to 24 तुम एंट्री कभी भी कर सकते हो, बट एक बार एंट्री की देयर इज नो एग्जिट इसलिए लिखा है सब्सिक्वेंट। तो गवर्नमेंट ने ऐसे नहीं बोला कि तुमको 1920 में उसी साल स्कीम में आना है। साक्षी से कि सर इस पे एक बार ट्रायल होने दो, फिर अपन अगले साल देखेंगे क्या करना है। हमने क्लाइंट को बोला था कि शुरू को कुछ लोगों ने ऑप्ट किया, इनका एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द ईयर पता चलेगा कितना टैक्स आ रहा है, क्या हो रहा है। तो कुछ क्लाइंट लोग वेट करे, बाद में वो 21-22 में स्कीम में आ गए। तो इस 5 साल में, अच्छा 24 का तो आ ही नहीं सकते क्योंकि लास्ट डेट ही 24 है ना, तो इन 5 साल में तुम स्कीम में कभी भी आ सकते हो। एंट्री करने का पॉइंट तुम्हारे हाथ में, एग्जिट तुम्हारे हाथ में नहीं है ना। मतलब शादी करना है कब वो तुम डिसाइड कर सकते हो, बट एक बार शादी के बाद में रिवर्स गियर नहीं आएगा। पेरेंट ने बोला भाई तू डिसाइड कर कब शादी करना है, हाँ, बट आपने बोल दिया हाँ भी करना है, उसके बाद फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये विड्रॉ हो सकता है क्या? नहीं। यस, ये नोट आप मत पढ़ना, अभी अपने काम का नहीं है। ऑनलाइन यहां तक क्लियर है क्या? अभी ये ऑप्शन थोड़ा अलग है। चलो देखो क्या लिखा है, यहां पे भी देखो क्या लिखा है, सेम लिखा है। तो ये दोनों स्कीम में वैसा ही है। अच्छा ये स्कीम भी 2019 में आया था, दोनों स्कीम कब आए? 2019, इसलिए वो टेबल भी साथ में दिया है और वो ईयर भी AY 2020 समझ में क्यों, दोनों स्कीम 1920 की है। तो दोनों स्कीम में एंट्री कब करना है आपके हाथ में है। नहीं 23-24 खाली फर्स्ट स्कीम में, सेकंड स्कीम में कोई टाइम पीरियड है नहीं ना, मतलब अभी तक तो नहीं, आगे जाके अमेंडमेंट है तो पता नहीं। एज ऑफ नाउ नो कंडीशन। ऑनलाइन एनी क्वेश्चन तो इसको एक बार पढ़ के रखना, ये नोट आप मत पढ़ना, अभी अपने को जरूरत नहीं इसकी। और ये नोट मैंने नीचे दिया था ना रिफर नोट, ये वही है वो 20% वाला। पहले स्कीम में चलेगा ना सेकंड हैंड बाहर से, वो कितना चलेगा? तो वो अपन ने जो पढ़ा था ना SEZ में वही है, नया कुछ भी नहीं है। याद है ना अपन ने SEZ में पढ़ा था, तो वही है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेम एज सेम है 10AA जैसा है। ऑनलाइन बोलो एनी क्वेश्चन। अभी अपन आते हैं स्पेशल रेट ऑफ टैक्स 111A। ऑनलाइन कहना है गो हेड। सब लोग जरा पानी पी लो, मैं भी पीता हूं, थक गए ना स्कीम पढ़ पढ़ के, बहुत बड़ा स्कीम था। हाँ कोई डाउट नहीं लग रहा है ना? ये क्या इधर इधर ये 20% लास्ट में, इसमें थर्ड या फोर्थ कंडीशन था। चलो अभी लास्ट टेबल आज पढ़ेंगे एंड देन विल स्टॉप। ओके नाउ अभी ये है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। ये क्या है? नॉटविथस्टैंडिंग, मतलब 15, 22, 25, 30 बिजनेस इनकम पे है, जो भी है इन इनकम पे ये रेट्स होंगे। ये छोड़ के बाकी जो भी इनकम है उस पे एज पर द स्कीम 15, 22, 25 और 30। ठीक है। पहला 111A, ये तो आप सबने पढ़ा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसपे STT पे हुआ है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। हाउ टू डिफाइन शॉर्ट टर्म? पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ से उससे कम है तो कितना टैक्स देना है? फ्लैट 15%। 112 में है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अभी लॉन्ग टर्म में इन जनरल 20% है, बट 10% कब लगता है मैं आपको बताता हूं। लिस्टेड शेयर से क्या है? एंड सोल्ड आउटसाइड द स्टॉक, जिसपे STT पे नहीं हुआ है, उसमें विद इंडेक्सेशन 20% है, विदाउट इंडेक्सेशन 10% है। मतलब बताता हूं, मेरे पास टाटा मोटर्स के शेयर्स है, बोलो टाटा मोटर्स लिस्टेड है क्या? है ना। मैंने डायरेक्ट कोमल को शेयर्स ट्रांसफर कर दिया विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। मैंने मेरे डिमेट से उसके डिमेट में कर सकते हो ट्रांसफर आराम से, और उससे चेक ले लिया मैंने। बोलो इसमें स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व था क्या? नहीं। तो इसमें मेरे पास ऑप्शन है विद इंडेक्सेशन 20, विदाउट 10। लेकिन मैंने जमीन बेचा, गोल्ड बेचा, उसके लिए फ्लैट कितना है? 20% है। तो 20-10 का ऑप्शन शेयर्स के लिए, बाकी सभी एसेट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए व्हाट इज द रेट? 20%। देन जो लिस्टेड है जिसमें खरीदते समय बेचते समय STT था, मैंने स्टॉक एक्सचेंज पे बेचा, तो 1 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 1 लाख के ऊपर 10% है। कैजुअल इनकम 30% है, एंड अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट जो मैं कल पढ़ाने वाला नीचे दिया है उस पर 60% है। कितना है? 60% है। तो दीज आर द स्पेशल टैक्स रेट्स।
ओके, एंड ये छोड़ के बाकी जो भी इनकम है उस पर कितना लगेगा, 15, 22, 25, 30। तो इफ कंपनी अर्न्स एचपी इनकम 15, 22, 25, 30, उनको डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला बैंक से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सेम। ये छोड़ के जो भी इनकम मिलेंगे कंपनी को कितना आएगा, 15, 22, 25, 30। ओनली फॉर दिस इनकम these are the special rates, these are the special rates. Okay, online any question? तो ये बहुत बड़ा स्कीम अपन ने आज क्या किया, कंप्लीट कर दिया। नाउ अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट्स, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है एग्जीक्यूटिव में, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है, जस्ट बता देता हूं। अनएक्सप्लेन मनी इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा पैसा मिल गया, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, रोहित का एग्जाम्पल लेता अपन। रोहित के अकाउंट में हर महीने 2 लाख रुपए जमा हो रहा है, और उसने एज ए इनकम ऑफिसर मैंने उसको पूछा कि रोहित 2 लाख रुपए कहाँ से आए, क्योंकि उसने उसको इनकम ऐसे नहीं दिखाया है। उसने कहा सर आई डोंट नो कहाँ से पैसा आ रहा है, 2 लाख रुपए पर मंथ, उसको पता नहीं कहाँ से आ रहा है। ये उसने कहा सर ये मेरा लास्ट जन्म का पुण्य है, तो भगवान श्री कृष्ण हर महीने 2 लाख अकाउंट भेज रहे हैं। हाँ बस पैसा है। तो या तो वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, या उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर उसको टैक्स आएगा 60% जो ऊपर दिया है। अच्छा, इसमें सरचार्ज कंपलसरी होता है 25% एंड प्लस 4% सेस, तो इफेक्टिव रेट ये बन जाता है 78%। ये कंपलसरी सरचार्ज है 25%। कौस्तुभ नहीं, वैसा नहीं कर सकते। कौस्तुभ ने कहा कि मैं स्कीम में हूं, अंदर को स्कीम से बाहर निकलना है, तो एक ही तरीका एग्जिट का है। अगर आप मेरे पास आते हैं कंसल्टेंट, कंपनी बंद कर दो, नया कंपनी फॉर्म करो, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन फॉर एग्जिट। भाई ये शादी हुई ना कौस्तुभ, तो शादी कैसे, तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक पहली नहीं तोड़ोगे। इंडेक्सेशन का मतलब है जो लॉन्ग टर्म एसेट है उसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट ऐड करना। मतलब जो एसेट में 5 साल पहले 5 लाख मिल गया था, उसका आज का वैल्यू 5 लाख से ज्यादा है। टू बाय सेम एसेट टुडे आई हैव टू पे मोर, तो वो होता है इन्फ्लेशन। हाँ हाँ हाँ, नहीं उसमें 2 ऑप्शन है। अभी मैंने तुमको शेयर बेचे डायरेक्टली, तो मेरे को जो फायदा हुआ है वो लॉन्ग टर्म हुआ है। अगर मैं इंडेक्सेशन बेनिफिट क्लेम करता हूं तो फिर 20% टैक्स है, और मैंने इंडेक्सेशन बेनिफिट क्लेम नहीं किया तो फिर 10% है। मैंने मतलब 5 लाख के शेयर तुमको 12 में बेचे, तो विदाउट इंडेक्सेशन मेरा फायदा कितना है, 7 लाख, तो 7 लाख पे 10%। लेकिन मैंने 5 लाख का इंडेक्सेशन किया एंड फिर प्रॉफिट निकाला, तो उस पर 20% है। ठीक है, चलो तो आज अपन इतना ही करते हैं, एंड ये चीजें मैं आपको कल कवर करेंगे। कल मोस्ट प्रोबेबली अपन अपने मेन टॉपिक में एंटर करेंगे, जो ये है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। दिस इज द मेन। आज मैं कंप्लीट करना था, बट वो 20 मिनट अपने वो टेक्निकल सेटअप में चले गए, इसलिए गड़बड़ हो गया। तो आज परफेक्ट अपन यहाँ तक पहुंच जाते हैं, वो 20 मिनट चले गए उस पर रह गया। तो कल अपन ये कंप्लीट करेंगे। कल इसके मैं आपको की नोट्स लिख के देता हूँ, मेरे को याद दिलाना, एंड फिर अपन इमीडिएटली कल कैल्सी लेके आना है सबको, ईमानदारी से, खुद का कैल्सी, भाड़े का नहीं, ओरिजिनल कैल्सी लेके आना है। रितिका कौन सा पॉइंट में रिपीट करूं? इसी तरह मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा ट्रैकिंग गाड़ी का पीडीएफ। यस, डोंट वरी। रितिका विच पॉइंट? ये अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट क्या? नहीं, सभी सेक्शन 115 ही है रितिका, ऑल आर 115। चलो, थैंक यू सो मच।